हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं अपनी सहायक पुस्तक वितान की कहानी जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव जी। जूझ का अर्थ है संघर्ष। संघर्ष करना, जीवन में जो संघर्ष है उसके जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसके लेखक आनंद यादव जी ने इस कहानी में अपने जीवन में पढ़ाई के संदर्भ में उन्होंने जो संघर्ष किए उसके बारे में बताया है। लेखक को बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन परिस्थितियां कुछ विपरीत थीं और उन्हें पढ़ने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। तो लेखक बताते हैं कि जब वह 5वीं कक्षा में थे उस समय उनका नाम कटा दिया गया था, पाठशाला से उनका नाम कटा दिया गया। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और उन्हें खेती के काम में लगा दिया। कारण यह था कि लेखक आनंद यादव, जिन्हें उनकी माँ और अन्य लोग आनंदा कहकर पुकारते थे, उनके पिता को अय्याशी का शौक था। वह एक महिला रखमाबाई के यहाँ जाते थे और अपना सारा समय वहीं पर व्यतीत करते थे। इस कारण उसे ऐसा लगता था कि यदि बेटा पढ़ने में या पाठशाला में समय बर्बाद कर देगा तो खेतीबाड़ी कौन देखेगा। इसलिए आनंदा के पिता ने उसकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी और खेतीबाड़ी का सारा काम उसे देखना पड़ता था। उसकी माँ गाय भैंसों की देखभाल करती, उन्हें उनके गोबर के उपले कंडे पाथती और अन्य सारा काम करती। तो दोनों माता और पुत्र मिलकर खेतीबाड़ी, घर और जानवरों का सारा कार्य संभालते थे। आनंदा खेती का कार्य तो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह इच्छा थी कि वह अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि यदि वह पढ़ेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, भविष्य में वह अच्छी आमदनी कर पाएगा। खेती बाड़ी में उसे इतना लाभ नहीं होगा, इस बात का उसे ज्ञान था, इसलिए वह पढ़ना चाहता था। एक दिन की बात है कि लेखक की माँ कंडे पाथ रही थी। लेखक उन्हें पानी ला लाकर बाल्टी में दे रहे थे। उचित मौका देखकर लेखक ने अपनी माँ से अपनी पढ़ने की इच्छा जाहिर की कि वह आगे पढ़ना चाहता है। उसकी बात सुनकर माँ थोड़ा झिझकी, लेकिन उसने कहा कि चाहती तो वह भी यही है कि उसका बेटा पढ़े, लेकिन कैसे। लेखक कहते हैं कि वह पिता से बात करे तो वह कहती है कि तेरा पिता यदि उससे तेरे पढ़ने की बात कही तो वह जंगली सुअर की तरह दहाड़ने लगेगा, इसलिए उससे तो पढ़ने की बात की ही नहीं जा सकती। वह बहुत परेशान है, चाहती है कि बेटा पढ़े, लेकिन पढ़ा नहीं पाती। उस समय लेखक आनंदा अपनी माता को एक सुझाव देते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि गांव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, दत्ता जी राव, वह उनसे जाकर बात करें। प्रत्येक गांव में स्थिति यह होती है कि कोई प्रधान, महाजन या कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके द्वारा सम्मानित होता है और सभी उसकी बात को मानते हैं। उनके गांव में भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे, दत्ता जी राव, जिनकी बात को सभी मानते थे। तो लेखक अपनी माँ को सुझाव देते हैं कि वह दत्ता जी राव से बात करके देखें। अब दोनों माता और पुत्र के बीच साठगांठ होती है और दोनों दत्ता जी राव के यहाँ चले जाते हैं। दत्ता जी राव के यहाँ जाकर उसकी माँ घूंघट निकालकर ओट से बैठ जाती है और उनसे अपनी सारी परेशानी को बताती है। दत्ता जी राव उसकी बात सुनते हैं और उससे लेखक से भी वह थोड़ी बातचीत करते हैं कि क्या वह पढ़ना चाहता है, पढ़ाई क्यों छोड़ दी, वह सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से जानकारी लेते हैं और उन दोनों माता और पुत्र से यह कहते हैं कि जब इसका पिता आए तो मेरे पास भेज देना। माता और पुत्र दोनों दत्ता जी राव के यहाँ चले तो गए, लेकिन दोनों को यह डर सता रहा था कि यदि उसे पता चला तो वह बहुत कोहराम मचा देगा।
इसलिए वह दत्ताजी राव से आश्वासन लेते हैं कि वह उसे यह नहीं बताएंगे कि वे दोनों दिन में उनके यहाँ आए थे। दत्ताजी राव हामी भर लेते हैं और साथ ही साथ कहते हैं, लेखक से कहते हैं कि जब तेरा बापू आए तो उसके थोड़ी देर बाद तू भी चले आना। दोनों हामी भरकर घर आ जाते हैं। योजना अनुसार कार्य चल रहा था। संध्या होने पर जब आनंदा का पिता घर आता है तो आनंदा की माता उससे कहती है कि आज मैं दत्ताजी राव के यहाँ साग भाजी देने गई थी, वह तुम्हें याद कर रहे थे, वह तुम्हें बुला रहे थे। ऐसा सुनकर उसका जो पिता था वह अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि दत्ताजी राव का बुलावा कोई साधारण सी बात नहीं थी। वह उठकर जाने के लिए चल पड़ता है। आनंदा की माँ उससे कहती है कि खाना खाकर जाना, लेकिन वह कहता है कि तू रोटियां बना, मैं आकर खाता हूँ। अब कुछ समय बाद लेखक की माँ आनंदा को भेजती है पीछे पीछे दत्ताजी राव के यहाँ, यह कहकर कि अपने बापू को बुला ला, रोटियां तैयार है। वह वहाँ जाकर कहता है कि माँ बुला रही है, रोटी तैयार है। दत्ताजी राव उसे भी बिठा लेते हैं और बातचीत के दौरान वह उससे पूछते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो वह कहता है कि मैं पाठशाला नहीं जाता, 5वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन बापू ने मेरा नाम कटा दिया। अब वह पूछते हैं कि नाम क्यों कटा दिया। तो जो आनंदा का पिता था वह कहता है कि जी यह गलत सोबत में पड़ गया था, इसलिए इसका नाम कटा दिया। यह पैसे चुराकर सिनेमा देखने जाता था, यह बच्चों के साथ खेल में लग जाता था, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़ा दी और इसे खेती के काम पे लगा लिया। अपने पक्ष में आनंदा भी तुरंत जवाब देता है। वह कहता है कि मैंने एक बार पैसे चुराकर सिनेमा देखा था, लेकिन बाकी तो मैंने माँ के बनाए हुए कंडे बेचकर पैसे इकट्ठे किए और उससे अपने कपड़े बनाए थे। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। दत्ताजी राव उसके पिता से कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए। वह आनंदा से कहते हैं कि कल से तू पाठशाला जाएगा और यदि तेरा पिता तुझे नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, तेरी फीस मैं जमा करूँगा। अब ऐसा कहने पर, दत्ताजी राव के द्वारा कहे जाने पर आनंदा का पिता विरोध नहीं कर पाता और वह चुप रह जाता है। वह दत्ताजी राव से कहता है कि इसे गलत आदतें पड़ गई, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़ा दी। वह अपनी सफाई बार बार देना चाहता है। दत्ताजी राव आनंदा को घर भेज देते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि बच्चा ही तो है, यदि 1-2 बार सिनेमा देख आया तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए इसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाए। दत्ताजी राव की बात पर हामी भरकर आनंदा का पिता घर आ जाता है, लेकिन रोटी खाते समय वह आनंदा के सामने शर्तें रख देता है कि यदि वह उन शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो कल से वह पाठशाला जाएगा, अन्यथा नहीं। आनंदा को पढ़ने जाने की इतनी लगन थी कि वह बिना सुने हर शर्त मानने को तैयार था। आनंदा का पिता कहता है कि जब खेतों पर बहुत अधिक काम होगा तो तू पाठशाला से छुट्टी लेगा। पाठशाला जाने से पहले सुबह तू खेत पर जाएगा और पाठशाला से आने के बाद अपना थैला रख के तुरंत तू खेतों पर जाएगा, ढोरों को चराएगा, खेती बाड़ी का काम संभालेगा आदि। तो आनंदा अपने पिता की सारी शर्तों को मान लेता है और बहुत खुश होता है कि अगले ही दिन वह पाठशाला जाएगा। अगले दिन जब वह पाठशाला पहुंचता है तो कक्षा में सब कुछ बदला दिखता है, सब कुछ नया नया दिखता है। वहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थी भी नए थे, क्योंकि जो उसके साथ के विद्यार्थी थे वह अगली कक्षा में चले गए थे। मात्र 2 से 3 महीने बचे थे जिसमें आनंदा को पूरे साल की पढ़ाई पूरी कर लेनी थी और 5वीं कक्षा पास करनी थी। अब कक्षा में जब वह बैठता है तो जो बच्चे थे उनमें से एक शरारती बच्चा होता है और वह उसका गमछा लेकर उसे उड़ाने लगता है। जैसे ही मास्टर के आने का समय होता है वह उसे मास्टर की मेज पर रख देता है और जल्दी से मास्टर को आते देखकर सब बैठ जाते हैं। मास्टर उस गंदे से गमछे को अपनी डंडी से उठाकर फेंक देता है और पूछता है ये गमछा किसका है। पता चलता है कि यह इस नए बच्चे का है। वह पूछता है मास्टर की और आनंदा की बातचीत होती है। तब वह बताता है कि वह पिछले साल 5वीं कक्षा में था और उसका नाम कटा दिया गया, लेकिन इस साल वह मेहनत करके
अपना काम कर लेगा। अब स्थिति यह थी कि जो बाकी बच्चे थे वह उसका को परेशान कर रहे थे। दिन भर में उन बच्चों ने उसके साथ इतनी शैतानी की, जो आनंदा जो धोती पहन कर गया था उसकी धोती की लांग खोल दी, तो वह अब जैसे तैसे अपनी धोती की लांग को पकड़कर दीवार के सहारे सटकर बैठ गया। अब उन बच्चों को के परेशान करने के कारण आनंदा को ऐसा लगने लगा कि शायद उसने स्कूल या पाठशाला आने का जो निर्णय लिया है वह शायद गलत तो नहीं साबित हो गया, लेकिन मन में पढ़ने की इच्छा थी। वह पाठशाला जाना जारी रखता है, लेकिन अपनी माँ से बहुत अधिक आग्रह करके, जिद करके वह अपने लिए 2 नाड़े वाली चड्डी सिलवा लेता है। अब उसका यह नियम हो गया था कि वह जब पाठशाला जाता था तो नाड़े वाली चड्डी पहन कर जाता था, और घर आने के बाद जब वह खेत पर जाता था तो धोती पहन कर जाता था। इस तरह कुछ परेशानियों के रहते, बच्चों की शरारतों के रहते उसने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया और वह अच्छे से पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है और वह अपना पढ़ाई में मन लगाता रहता है। स्थिति यह हो जाती है कि पाठशाला में उसका जो मन था वह धीरे धीरे अब लगने लगता है, और विशेषकर तब लगने लगता है कि लेखक की कक्षा में मराठी के एक अध्यापक थे, कवि मास्टर सौंदलगेकर। मास्टर सौंदलगेकर कविताएं बहुत अच्छी पढ़ाते थे। जब वह कविताएं पढ़ाते थे तो जिस कवि की या जिस भाव की कविता वह पढ़ा रहे होते थे, उस भाव की अन्य कविताएं या उस कवि की अन्य कविताएं भी बच्चों को सिखाते थे। कभी कभार वे खुद भी कविताएं लिख देते थे और तो अपनी लिखी हुई कविताएं भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और उनके पढ़ाने का तरीका इतना रोचक था कि बच्चे बड़ा आनंद लेकर पढ़ते थे, और विशेषकर लेखक उनकी कविताओं से या उनके पढ़ाने के ढंग से बहुत अधिक प्रभावित था। अब धीरे धीरे लेखक को भी कविताओं में रस आने लगा, रुचि होने लगी। एक बार की बात है, लेखक के अध्यापक ने मालती की बेल पर एक कविता लिखी थी, वह बच्चों को सुनाई। अब लेखक ने देखा, उस मालती की बेल को भी देखा था और अध्यापक की उस कविता को भी सुना, तो लेखक को लगने लगा कि जो कवि होते हैं वह हम जैसे ही होते हैं, कुछ विशेष नहीं होते। पहले लेखक को ऐसा लगता था कि कवि शायद किसी और लोक के होते हैं। अब कवि का मन भी कविताएं लिखने के लिए करने लगा। वह कविताएं अपने आसपास की चीज़ों पर लिखने लगा और अपने अध्यापक को जाकर दिखाता था। उसका जुनून या शौक इतना बढ़ गया था, कभी कभी वह रात को भी उनके घर पहुंच जाता, और उसके अध्यापक की विशेषता यह थी कि वह उसकी कविताओं को सुनकर उसमें जो कमियां होती थी उन कमियों को सुधारने का तरीका बताते थे, उसकी कविताओं को सही ढंग से लिखना बताते थे, भाषा संबंधी छोटी छोटी जानकारियां उसे देते थे। लेखक का लिखने का शौक इतना बढ़ गया कि जब उसके पास कागज कलम नहीं होता था, खेत में काम कर रहा होता था, उस समय में भैंस की पीठ पर लकड़ी की एक टुकड़ा लेकर उससे लिख देता था और उसको बाद में अपने अध्यापक को सुनाने के बाद मिटा देता था। अब लेखक के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। पहले लेखक जब खेत पर काम करता था तो अकेले में काम करते समय उसे बहुत बोर महसूस होता था, बोर हो जाता था। उसे साथ में कोई बातचीत करने वाला चाहिए होता था कि खेत पर वह काम करता रहे तो साथ में कोई बातचीत करने वाला हो। लेकिन अब लेखक को अकेले में काम करना पसंद आने लगा। क्यों? क्योंकि वह अपनी मन के मुताबिक उन कविताओं को गुनगुना सकता था, उनको अपने क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शन कर सकता था। जो कुछ वह करना चाहता था वह कर सकता था और उसके लिए उसे अकेलेपन की ही आवश्यकता थी। तो अकेले रहकर खेत में काम करते हुए अपनी कविताओं को सुनाना, बोलना, गुनगुनाना और उनको इशारे के माध्यम से व्यक्त करना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेखक ने अपने अध्यापक को उन सारी चीज़ों के लिए, अपने लेखन कार्य के लिए बहुत अधिक महत्व दिया है।
लेखक की उस लगन और उस योग्यता को यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि लेखक के लेखन क्षेत्र में इतनी सफलता हासिल करने के पीछे यदि किसी का योगदान है तो वह उनके अध्यापक का है। और उनके अध्यापक मास्टर सौंदलगेकर ने उन्हें बहुत सहयोग दिया, उनके लेखन कार्य की त्रुटियों को सुधारा और लेखक की लगन जिसने समय समय पर आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और जीवन में एक सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। लेखक को पढ़ाई से संबंधित पारिवारिक स्तर पर संघर्ष करने पड़े क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि पुत्र पढ़ाई करे। विद्यालय के वातावरणीय स्तर पर संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वहाँ जो बच्चे थे वह शरारत करते थे और उसे परेशान करते थे, वहाँ उसे संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा कि उसने अपनी माँ से जब बहुत ज़्यादा जिद की तो उसने जैसे तैसे उसके लिए 2 नाड़े वाली चड्डी बना कर दी। तो इस तरह यदि लेखक कहते हैं कि यदि व्यक्ति के मन में लगन है तो वह अनेकों स्तर पर आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना करके संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ वह इसका सारा अधिकांश श्रेय अपने मास्टर सौंदलगेकर जी को भी देते हैं, जिनसे प्रेरित होकर या जिनसे बहुत कुछ सीखकर उन्होंने लेखन के क्षेत्र में कदम रखा और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। तो यहाँ पर हमारी कहानी जूझ, इसका अर्थ है संघर्ष, समाप्त होती है। धन्यवाद।